Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो हम रोज सुनते हैं, जिसके नाम पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, पर शायद जिसका सही मतलब हम पूरी तरह समझते नहीं। वो शब्द है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी। और ये चर्चा हर यूपीएससी अभ्यर्थी की तैयारी का आधार है। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी का ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। आपके सहयोग से ही हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रह सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 9 की लोकतांत्रिक राजनीति की किताब का पहला अध्याय। हमारा मिशन है ये समझना कि यूपीएससी के लिहाज से लोकतंत्र क्या है और उससे भी जरूरी सवाल, लोकतंत्र क्यों। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग लोकतंत्र का मतलब अब्राहम लिंकन की परिभाषा से शुरू करते हैं, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर यह मंजिल नहीं है। तो यहीं से शुरू करते हैं। हमें एक साफ सुथरी परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? क्या लिंकन की बात काफी नहीं? जहां लोग वोट देते हैं वो लोकतंत्र है, सीधा है। यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, कई सरकारें हैं जो खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं, पर उनके काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हमें कह सकते हैं एक लिटमस टेस्ट की जरूरत है, कुछ पैमाने जिन पर कसकर हम कह सकें कि कोई सिस्टम लोकतांत्रिक है या नहीं। स्रोत में कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा। हाँ, सोचिए, पहले कंप्यूटर का मतलब था एक मशीन जो सिर्फ गणना करती थी, कंप्यूटिंग। आज उसी शब्द कंप्यूटर से हम फिल्में देखते हैं, संगीत बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। शब्द वही है, पर मतलब कितना बदल गया है। लोकतंत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमें एक चेकलिस्ट चाहिए। तो चलिए इस चेकलिस्ट को बनाना शुरू करते हैं। किताब एक सरल परिभाषा से शुरुआत करती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लेकिन ये सुनते मेरे दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे ये शासक कौन है और ये चुनाव कैसा होना चाहिए? किसी भी तरह का चुनाव काफी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन सवालों के जवाब ही लोकतंत्र की विशेषताओं को परत दर परत खोलते हैं। चलिए पहली विशेषता पर आते हैं। शासक कौन है? पहली विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। एक मिनट, ये सुनने में तो बड़ा ऑब्वियस लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका असली मतलब ये है कि देश के बड़े और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है, किसी बाहरी शक्ति या ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जिसे जनता ने नहीं चुना। जैसे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने एक चुनी हुई सरकार को हटा दिया, बाद में चुनाव भी करवाए, पर असली शक्ति सेना और खुद उनके हाथ में थी। ओह, तो कहने को तो वहां चुने हुए प्रतिनिधि थे, पर वो असली शासक नहीं थे। एकदम सही, इसलिए वो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं थी। समझ गई। तो पहला टेस्ट ये है कि असली बॉस कौन है। ठीक है, अब आते हैं चुनाव पर। चीन में भी चुनाव होते हैं, पर कोई उसे अमेरिका या भारत जैसा लोकतंत्र तो नहीं कहता। तो सिर्फ चुनाव होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निकलती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसका मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां जो पार्टी आज सत्ता में है उसके हारने की भी उतनी ही वास्तविक संभावना हो जितनी जीतने की। एक वास्तविक विकल्प होना चाहिए। हाँ, चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ी छोटी पार्टियों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत है। मेक्सिको में 2000 तक हर चुनाव में एक ही पार्टी पीआरआई जीतती थी। वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के गलत हथकंडे अपनाती थी। तो अगर विकल्प ही नहीं है तो चुनाव बस एक दिखावा है। अच्छा, तो ये दो विशेषताएं, असली शक्ति चुने हुए नेताओं के पास होना और स्वतंत्र चुनाव, ये मिलकर लोकतंत्र का एक ढांचा तैयार करती हैं। हाँ, ये प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ प्रक्रिया का नाम नहीं है, ये लोगों के बारे में है। और यहीं से तीसरी विशेषता आती है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल। हर नागरिक की वोट की कीमत बराबर। बिल्कुल, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी भी जाति या धर्म का हो,
हर वयस्क नागरिक के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। ये सिद्धांत सुनने में जितना सीधा लगता है, इतिहास में से उतना माना नहीं गया है। सही कहा। सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिजी में वहां के मूल निवासियों के वोट का मूल्य भारतीय मूल के नागरिकों के वोट से ज्यादा था। ये सब इस बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन है। ये राजनीतिक समानता की आत्मा है। ठीक है, तो मानिए एक देश में ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं। चुने हुए नेता फैसले लेते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं और सबको बराबर वोटिंग का अधिकार है। एक पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो क्या अब वो सरकार जो चाहे वो कर सकती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जवाब है नहीं। यहीं पर लोकतंत्र की चौथी और शायद सबसे गहरी विशेषता सामने आती है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसे भी संविधान के बनाए नियमों और कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। उसे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। इसे एक उदाहरण से समझाइए। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी चुनाव जीतती रही, लेकिन उन्होंने संविधान में कई बार बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ा दिए और विपक्ष की आवाज को दबाया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक तरह से कानून का राज खत्म कर दिया। इसके उलट भारत में सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार के उन फैसलों को रद्द कर देता है जो उसे संविधान के खिलाफ लगते हैं। ये दिखाता है कि सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा, तो ये चारों विशेषताएं मिलकर लोकतंत्र की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। मतलब ये सिर्फ वोटिंग नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चुने हुए नेताओं के पास शक्ति हो, चुनाव निष्पक्ष हो, हर नागरिक की बराबर भागीदारी हो और सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करे। ये तो एक 4 पैरों वाली कुर्सी की तरह है ना? एक भी पैर हटा दो तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। आपने एकदम सही सारांश दिया है। यही लोकतंत्र का असली मतलब है। तो ये ढांचा तो हमें समझ आ गया, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सबसे अच्छा ढांचा है? क्योंकि मैंने लोकतंत्र के खिलाफ भी बहुत मजबूत तर्क सुने हैं। किताब में भी एक बहस का जिक्र है। हाँ, और एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्कों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सच्चाई का अंश होता है। जैसे पहला तर्क है अस्थिरता का। हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, इससे तो देश का विकास ही रुक जाता है। ये एक बहुत वैध आलोचना है। लोकतंत्र में नीतियों की निरंतरता एक चुनौती होती है। फिर दूसरा तर्क है कि लोकतंत्र में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ये बस सत्ता का खेल बनकर रह जाता है। और फैसलों में देरी, ये तो हम रोज देखते हैं। एक कानून बनाने के लिए सालों तक बहस चलती रहती है। एक तानाशाह तो 1 मिनट में फैसला ले सकता। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और तर्क है कि चुने हुए नेताओं को हमेशा लोगों के असल हितों की समझ नहीं होती। वो बस लोकप्रिय फैसले लेते हैं, भले ही वो देश के लिए लंबे समय में हानिकारक हो। और सबसे बड़ा आरोप तो भ्रष्टाचार का लगता है। कहा जाता है कि ये पूरी चुनावी राजनीति ही पैसे का खेल है। तो ये सारी कमियां, अस्थिरता, अनैतिकता, देरी, खराब फैसले और भ्रष्टाचार सुनने में तो बहुत गंभीर लगती हैं। तो फिर इन सब के बावजूद हम लोकतंत्र को ही बेहतर क्यों मानते हैं? इसका जवाब है, और वो इन आलोचनाओं से कहीं ज्यादा वजनदार है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी खूबी है कि लोकतांत्रिक सरकार एक अधिक जवाबदेह शासन होती है। वो जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देगी तो लोग अगले चुनाव में उसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब सरकार पर जनता का एक लगातार दबाव बना रहता है। ठीक है, लेकिन फैसलों में देरी वाली आलोचना का क्या? वो तो एक कमी ही है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, लोकतंत्र में फैसले लेने में देर होती है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों के विचार, बहस और चर्चा शामिल होती है। और इस वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो फैसला लिया जाएगा वो ज्यादा बेहतर होगा, उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होगी। ये बात भारत जैसे देश के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जहाँ इतनी विविधता है। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है। ये मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका देता है। भारत जैसे विशाल देश में अलग-अलग समूहों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र ही एक ऐसा शांतिपूर्ण तरीका देता है जहां हर समूह अपनी बात रख सकता है और बातचीत से हल निकाला जा सकता है। और ये सिर्फ समूहों का ही नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के आत्मसम्मान का भी सवाल है ना? हाँ, और ये चौथा तर्क है।
लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ नागरिक का दर्जा भी राजनीतिक रूप से देश के सबसे अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति के बराबर है। नागरिक सिर्फ प्रजा नहीं होते, बल्कि वे खुद शासक होते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। यही इसका पांचवां और सबसे मजबूत तर्क है। लोकतंत्र में अपनी गलती ठीक करने का अवसर होता है। कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में गलत फैसले नहीं होंगे, लेकिन इसमें गलतियों को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। उन पर सार्वजनिक चर्चा होती है और इस चर्चा के दबाव में या तो सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं या फिर जनता अगले चुनाव में सरकार को ही बदल देती है। तानाशाही में ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो विचार है कि नागरिक खुद शासक हैं, ये सिर्फ हर 5 साल में वोट डालने तक सीमित नहीं लगता। अध्याय के अंत में लोकतंत्र के एक व्यापक अर्थ की बात कही गई है। जैसे हम कभी-कभी लोकतांत्रिक परिवार या लोकतांत्रिक क्लासरूम की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है, एक आदर्श है। इसका आदर्श रूप ये है कि किसी भी फैसले पर उन सभी लोगों के साथ ईमानदारी से विचार विमर्श हो जिन पर उस फैसले का असर पड़ेगा। और लोग एक साथ बैठकर कोई फैसला तो नहीं ले सकते। नहीं, और इसीलिए आज की दुनिया में प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र सबसे आम है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का आदर्श इससे कहीं बड़ा है। ये एक ध्रुव तारे की तरह है, जिसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, भले ही हम कभी उस तक पूरी तरह पहुंच ना पाएं। तो आज हमने एनसीईआरटी के इस बुनियादी अध्याय के जरिए लोकतंत्र की एक यात्रा की। हमने एक सरल परिभाषा से शुरू किया और फिर उसकी 4 मुख्य विशेषताओं को समझा। फिर हमने देखा कि इसकी कमियों के बावजूद ये दूसरी शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों है। और अंत में हमने समझा कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का तरीका नहीं, बल्कि एक आदर्श भी है। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पे लाकर खड़ा करती है। स्रोत में अमेरिका की एक 2004 की रिपोर्ट का जिक्र है, जो बताती है कि कैसे आय और संपत्ति की असमानता राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती है। कैसे? रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा वोट करते हैं और राजनीतिक दलों को ज्यादा चंदा देते हैं। नतीजा ये होता है कि सरकारें भी उन्हीं की बातों और चिंताओं पर ज्यादा ध्यान देती हैं। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल भारत के लिए भी उतना ही सच है, कि जब समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता इतनी गहरी हो, तो क्या एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाता है? क्या पैसे की ताकत वोट की ताकत पर हावी हो जाती है? हाँ, और अगर ऐसा है तो हम अपने लोकतंत्र को और ज्यादा वास्तविक और समावेशी कैसे बना सकते हैं? एक बेहतरीन और गंभीर सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपकी तैयारी में ज़रूर मददगार साबित होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विषयों का गहराई से विश्लेषण करते रहें, तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमें सहयोग दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.